Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all are good. This is Brijesh. Welcome to my channel Only Mission IS. So in this class, I'm just going to share you the types of inflation, which is the remaining part of my previous video. So आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बचे हुए इन्फ्लेशन के टाइप्स थे उनको मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को समझने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा टाइप्स इन्फ्लेशन समझ में आ सके। चलिए समझते हैं द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज press the bell icon so that you can get the all notification of my video which I upload। प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। प्लस एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लगे, पॉइंट लगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आपको ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आपका कवर हो सके। क्योंकि ये वीडियो जो यूपीएससी मेंस के लिए, प्री के लिए, प्लस इंटरव्यू के लिए, सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये यूपीएससी के लिए भी है, यूपीपीसीएस के लिए भी है, प्लस एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, प्लस आपको अगर सजेस्ट करने की ज़रूरत लगती है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, प्लस शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, और आपको लगे जिनको ये ज़रूरत है उनको शेयर करने की, आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए समझते हैं हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा है अब तक, वो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं आगे का जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है उनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, तीसरा है आपका प्रोटीन इन्फ्लेशन, फोर्थ नंबर है स्टैगफ्लेशन एंड फिफ्थ इज डिफ्लेशन एंड सिक्स डिसइन्फ्लेशंस। ये डिसइन्फ्लेशन तक हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे एंड दैट इज टारगेटिंग इन्फ्लेशन। What is targeted inflation and what would be the impact of targeting inflation in our economy? हमारे इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट किसका होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। एंड देन वी विल ट्राई अंडरस्टैंड द कोर इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन एंड द लास्ट वन वुड बी वेज पुश इन्फ्लेशन। सो इन सब टॉपिक्स को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके, क्योंकि मुझे पता चल जाता है आप पूरा वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं या विप्स पढ़ाने के लिए करते हैं, ये सब मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को भले ही थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दीजिए लेकिन इसको पूरा देखने की कोशिश करिए। ओके, चलते हैं समझते हैं। द सेवंथ नंबर इज़ टारगेटिंग इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ टारगेटिंग इन्फ्लेशन एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स इन योर इकोनॉमी और ऑन योर इकोनॉमी। चलिए देखिए, हर कंट्री का एक सर्टेन टारगेट होता है, यानी इन्फ्लेशन के रेट को एक टारगेट के अंदर रखा जाता है हर कंट्री का, ठीक है। सभी कंट्री को अपना टारगेट सेट करना पड़ता है और उन्हें उस टारगेट के अंदर ही रहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्री के लिए 1 to 2%, 1 से लेकर 2% के बीच में उनको अपना टारगेट रेट सेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर में ही वो अपने टारगेट को सेट करते हैं कि इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ना इससे ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए टारगेट क्या रखा गया है, ठीक है, ये मेजर हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मतलब इतना रखना ही रखना, मतलब ये है कि आपको अपना टारगेटिंग इन्फ्लेशन जो है इसके अंदर रखेंगे, सेट करेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। दिस इज वाई ये टारगेट सेट किए जाते हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कितना है, 4 to 6% के अंदर रखना है। फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए 4 ± 2 है, ठीक है। इसका मतलब 4% +2 या -2 रखा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर ही रहेगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी देखिए कोरोना के टाइम कॉल में देखें आपने तो जो जीडीपी का ग्रोथ था वो भी काफ़ी स्लो हो गया था, प्लस जो इन्फ्लेशन रेट था वो भी स्लो हो गया था। तो आपको ये हर कंट्री की गाइडलाइन होती है या एक टारगेट होता है कि उनको अपना इन्फ्लेशन रेट एक जो टारगेटिंग सेट टारगेट होता है उसके अंदर बना के रखना होता है, ठीक है। तो दिस इज टारगेटिंग इन्फ्लेशन। बस इतना याद रखना है कि इंडिया कितना है, ठीक है। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया है, प्राइस राइज ओवर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ गुड्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज इन स्क्यू इन्फ्लेशन।
ठीक है। क्या कह रहा है कि प्राइस राइज हो जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, दाम बढ़ जाते हैं ओवर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ गुड्स, सभी गुड्स की चीज़ों पे नहीं, यानी सभी चीज़ों पे नहीं बल्कि कुछ आइटम्स पे, कुछ गुड्स पे जो होता है एक स्मॉल पीरियड या एक स्मॉल टाइम के लिए उन चीज़ों का दाम केवल बढ़ जाता है, सबका नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ सब्जी का दाम बढ़ गया केवल, ठीक है, कुछ अनाज का दाम बढ़ गया, तो दैट इज़ स्क्यू इन्फ्लेशन, सभी का दाम नहीं बढ़ेगा तो हम उसको स्क्यू इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। ओके, चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट वन क्या है। ओके, दिस इज कोर इन्फ्लेशन। 9th नंबर आपका है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। लिखा गया पॉइंट में कि प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, कह रहा कि हर चीज़ों का दाम, गुड्स सर्विस हर चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, गुड्स का भी सर्विस का भी, ठीक है, एक्सेप्ट इसके अलावा, किसके अलावा, एनर्जी एंड फूड आइटम्स, यानी कि कह सकते हैं कि हर चीज़ का, गुड्स सर्विस का सबका दाम बढ़ गया, बस एनर्जी आइटम का, एनर्जी से रिलेटेड आइटम का, या कह सकते हैं फ्यूल रिलेटेड आइटम का, प्लस फूड आइटम्स का रेट नहीं बढ़ा, उसका प्राइस राइज नहीं हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। बस आपको इतना ही समझना है। दूसरा पॉइंट है नो इंडेक्स टू मेजर डायरेक्टली, कह रहा कि कोर इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कोई भी इंडेक्स नहीं जा रही होता है, या इसके लिए स्पेशली कोई इंडेक्स नहीं होता है। अच्छा, जब नहीं होता तो कैसे मेजर करते हैं कोर इन्फ्लेशन को, देखिए नीचे लिखा हुआ है मेजर्ड फ्रॉम WPI और CPI एक्सक्लूडिंग फूड आर्ट या एंड फ्यूल आइटम्स। कह रहा कि WPI और CPI से हम माप सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, क्या बाहर करके, किस चीज़ को बाहर करते हैं, यानी WPI CPI से फूड और फ्यूल आइटम को बाहर कर देते हैं, बाकी जो भी चीज़ें बचती हैं एक्सेप्ट इस दीज, इन सब के अलावा उसको हम मेजर करते हैं। तो हम अगर मेजर करते हैं तो उसके बाद इन्फ्लेशन जो आता है दैट इज़ कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन, उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो कोर इन्फ्लेशन समझ में आया। अब बात आती है कि WPI और CPI क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट, इसको समझ लेते हैं ये क्या होते हैं, आगे देखते हैं। WPI का फुल फॉर्म क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं क्या इनकी डिफिनेशन है, कैसे इनको समझते हैं। नीचे 2 बॉक्स बने हुए हैं, आप इनको पढ़िए समझिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए दिया WPI इज द इंडेक्स दैट इज यूज टू मेजर द चेंज इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन द होलसेल मार्केट। समझ में आया? यानी कि होलसेल प्राइस, अगर मार्केट में जो होलसेल प्राइस होती है वो अगर बढ़ रही है तो दैट इज कॉल्ड, उसका जो इंडिकेशन होता है, जो इंडेक्स जारी होता है वो हम उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, लिखा गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द मेन मेजर ऑफ प्राइस चेंजेस एट द रिटेल लेवल, ठीक है। वो कहाँ बदल रहा था, होलसेल, आपका होलसेल मार्केट में बदल रहा था, और यहाँ ये बदलेगा कहाँ पे, रिटेल लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर परचेज करते हैं सामान या उनकी सेलिंग होती है वहाँ पे बदलेगा, तो दैट इज कॉल्ड, वहाँ पे अगर प्राइस राइज होता है या लो होता है तो हम उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, जब वहाँ पे एक इंडेक्स जारी होगा तो, ठीक है। ओके, फिर आते हैं WPI में, देख लेते हैं क्या नीचे। WPI इज द प्राइस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि WPI एक प्राइस है जो रिप्रेजेंट करता है, बताता है उस बास्केट को, ठीक है। एक बास्केट होती है, बास्केट का मतलब आप गुड्स आइटम्स का एक बास्केट मान लीजिए, ठीक है, एक ये सपोज्ड है, जो होलसेल, जिस बास्केट में होलसेल के गुड्स रखे गए हों, ठीक है, उनका अगर प्राइस बढ़ता है तो हम उसे होलसेल प्राइस कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और यही प्राइस जो इंडेक्स बढ़ता है, ठीक है, जो प्राइस गुड्स का बढ़ता है, होलसेल प्राइस का, होलसेल गुड्स का, तो उसको हम इंडेक्स कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ों को इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? दूसरा देखते हैं कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर में लाइन है आगे कि इट मेजर्स चेंजेस इन द कास्ट ऑफ बाइंग अ रिप्रेजेंटेटिव फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा कि ये भी एक बास्केट होती है, लेकिन इसमें वो चीज़ें जो फिक्स्ड बास्केट के गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उनका कास्ट चेंज होता है या उनकी कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जनरली इंडिकेट्स इन्फ्लेशन रेट इन द कंट्री। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही आपका बताता है कि इन्फ्लेशन रेट कंट्री में क्या है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, देख लेते हैं नीचे। और इस वाले में, होलसेल वाले में क्या है,
In India, WPI was released earlier on weekly basis on every Thursday, but now it is updated in monthly basis। ठीक है, इसको आगे समझते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये एक फिगर है, ये इसमें डिफरेंस बताया गया है WPI और CPI को। इसमें समझ लेते हैं, जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस होता है फर्म से, उसके बाद होल सेल में वो डिपोट में जाता है, फिर उसके बाद वो अलग अलग रिटेल शॉप पे दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक कंज्यूमर रिटेल शॉप पे जाके खरीदता है, एक कंज्यूमर होल सेल डिपोट में नहीं जाता है, ठीक है, बल्कि वो दुकानदार के पास या जहाँ पे रिटेल शॉप होती है वहाँ पे जाता है और वहाँ से सामान को परचेज करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऊपर एक फर्म से जैसे होल सेल में कोई चीज़ जाती है तो उसको हम WPI कहते हैं, फिर होल सेल से रिटेल के पास जाती है, रिटेल शॉपर के पास जाती है। जब हम कंज्यूमर, एक व्यक्ति जो कंज्यूम करता है यानी एक जो परचेजर है वो जाता है रिटेल शॉप के पास, तो वहाँ से सामान खरीदता है। तो अब यहाँ पे मेजर की जाएगी, यहाँ पे जो चीज़ें बढ़ेंगी घटेंगी उसको CPI कहेंगे, और जैसे फर्म से होल सेल के लिए जाती है वहाँ पे दाम घटेंगे बढ़ेंगे, या वहाँ का जो इंडिकेशन होगा, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो वहाँ का WPI के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, एनी डाउट? ओके, एक चीज़ और समझ लेते हैं WPI और CPI के बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसमें अलग अलग इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें पुट की जाती हैं। देखिए होलसेल की प्राइस देख लेते हैं सबसे पहले कि मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 64.97% होते हैं, ठीक है, जो इसमें उनका रोल होता है। उसके बाद जो फ्यूल एंड पावर हैं उनका 14.91 है, ठीक है। उसके बाद फिर जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं या प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं उनका जो परसेंटेज है वो है 20.12% है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है उसका किसका है, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देख लेते हैं इसमें किसका वेटेज ज़्यादा होता है। ये देखिए सबसे पहला क्या है, फूड एंड बेवरेजेस। फूड आइटम्स या बेवरेजेज आइटम्स जो होते हैं, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा वेटेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दिया जाता है, ठीक है। कितना है, 45.86% है, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेज का। दूसरी बात है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाउसिंग का कितना परसेंटेज है, 10.07 है। फ्यूल एंड लाइट्स का कितना परसेंट है, वो है आपका 6.84% है। क्लॉथिंग एंड फुटवियर्स का 6.53% है। पान या टोबैटो या इंटॉक्सिकेंट्स जो होते हैं उनके कितने परसेंटेज या उनका कितना वेटेज है, 2.38% है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बचते हैं सब मिसलेनियस में रख दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका कितना परसेंटेज है, 28 यानी 28.32% इसका रेट हो गया, इसका वेट हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये थोड़ा सा बस एक बार लुक लेना है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं क्या है WPI से रिलेटेड, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं WPI और CPI पे। देखिए WPI रिलीज कौन करता है, आप सामने लिखा हुआ आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो रिलीज करता है WPI, और CPI कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा। और ये ऑफिस ऑफ WPI जो होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। और CPI CSO के द्वारा रिलीज होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये मेजर क्या करता है, WPI में क्या मेजर करता है, मैंने आपको बताया कि ओनली गुड्स वुड बी मेजर्ड इन WPI, ठीक है। वाइल मेजरिंग इट, मेजर जब हम करते हैं तो केवल गुड्स को हम इसमें इनपुट करते हैं। दूसरा CPI में क्या करते हैं, CPI में बोथ आर इंक्लूडेड, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, गुड्स और सर्विसेज दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है, इसमें आइटम्स कितने कवर किए गए हैं WPI में देख लेते हैं। WPI में आपको ध्यान देना है WPI में कितने टोटल आइटम्स हैं, मैं बस इतना बता रहा हूँ। टोटल आइटम 697 है, यानी 697 कुल टोटल आइटम्स हैं जो कवर किए जाते हैं इसमें WPI में, ठीक है। CPI में देख लेते हैं, CPI में कितने आइटम जो कवर किए जाते हैं, 448 है, यानी रूरल बास्केट्स के लिए जो होते हैं वो 448 आइटम्स हैं या आर्टिकल्स हैं। 460 आइटम जो हैं वो अर्बन बास्केट्स के लिए जाते हैं, ठीक है, ये समझना है, ओके। फिर आगे देखते हैं बेस ईयर क्या है। WPI का बेस ईयर 2011-12 है और CPI का बेस ईयर 2012 है, ठीक है, याद रखना, ये फैक्ट्स हैं, आपको फैक्ट्स को नोट कर लेना है पेंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं और कुछ फैक्ट्स इसके बारे में, उसको देख लेते हैं।
WPI का जो मेन इंडेक्स था वो टिल 2014 तक था, सबसे मेन इंडेक्स माना था WPI को, लेकिन चेंज कर दिया गया 14 के बाद। अब सबसे मेन इंडेक्स माना जाता है इन्फ्लेशन रेट को बताने के लिए, इकोनॉमिक को जो होती है उसको बताने के लिए। सबसे मेन इंडेक्स अब माना जाता है फ्रॉम 2014 से CPI को, ठीक है। दूसरा, इसका डेटा कौन रिलीज करता है? WPI का डेटा जो हर मंथली रिलीज होता है, मैंने आपको बताया कौन कर रहा था, ये तो पता हो गया, ठीक है। अब ये डेटा जो रिलीज होता है हर मंथली होता है, कितनी तारीख को? 14, हर महीने की 14 तारीख को WPI का डेटा रिलीज होता है, ठीक है। CPI का डेटा हर मंथ इसका भी होता है, लेकिन 11th को होता है, हर महीने की 11 तारीख को होता है। अच्छा, इसका डेटा कलेक्ट कौन करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, ये इसका डेटा कलेक्ट करता है। किसका? CPI का, ठीक है। अब देखते हैं WPI को 3 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें कुल टोटल आइटम मैंने आपको पहले बताया 697 है। इसमें देखिए, सबसे पहला आपका WPI फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स या प्राइमरी आर्टिकल्स में कितने आइटम्स हैं? 117 है, ठीक है। दूसरे में क्या है? WPI फॉर फ्यूअल आर्टिकल्स में कौन कौन से आइटम्स हैं, कौन कौन आर्टिकल हैं वो देखते हैं, वो 16, ठीक है, 16 है, 16 हैं। अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स कितने हैं? 564 हैं, 564 आइटम मैन्युफैक्चरिंग में रखे जाते हैं, ठीक है। ये सब हो गए आपके, समझ में आ गया, क्लियर। CPI में देख लेते हैं ये कितने टाइप्स में हैं। इसके स्पेशली 2 टाइप होते हैं, मेनली 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है CPI फॉर रूरल एरियाज और CPI फॉर अर्बन एरिया, ये 2 टाइप्स होते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, मैंने आपको पहले बताया CPI के बारे में, ठीक है। तो CPI में जो एम्प्लॉयमेंट का जो DA होता है, डियरनेस अलाउंस जो होता है, वो CPI पे ही बेस्ड होता है, CPI पे ही दिया जाता है, ये ध्यान देना आपको, WPI पे नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। अब एक पॉइंट और है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ध्यान देना है। देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जो आपके फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए या गैस हो गए, अगर इसके दाम बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, स्पेशली इन चीज़ों के दाम बढ़ रहे होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसका मतलब जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनका दाम अगर बढ़ रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ठीक है, क्लियर है, बस इतना समझना है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप्स पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप भी है बॉटलनेक इन्फ्लेशन, या इसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। बॉटलनेक इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी भी है, ठीक है, आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इसको समझने में। देखिए, इसमें क्या होता है कि सप्लाई कम हो जाती है लेकिन डिमांड रिमेन सेम। डिमांड जो होती है अभी भी वही होती है, नहीं हाई ही होती है। क्या मतलब होता है? जैसे मार्केट में सप्लाई जो होती है वो आना अचानक बंद हो जाती है, ठीक है, चीज़ों की, गुड्स की, ठीक है, लेकिन डिमांड क्या है? अभी भी सेम है, सबको ज़रूरतें हैं उस चीज़ की, उस आइटम का, लेकिन क्या होता है, प्रोडक्शन हो चुका बंद हो गया हो या अचानक सप्लाई रुक गई हो, तो दैट इज़ कॉल्ड बॉटल नेक। बॉटल नेक आपको बगल में दिख रहा है, बॉटल है और अचानक उसकी गर्दन को रोक दिया गया, सप्लाई अचानक हो रही थी लगातार, अचानक उसकी जो नेक है उसको बंद कर दिया गया, यानी सप्लाई को रोक दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बहुत ही ईजी है, ठीक है, बस इसमें ये समझना है कि सप्लाई अचानक रुक जाती है, कम हो जाती है, लेकिन डिमांड सेम रहती है, तो दैट इज़ कॉल्ड बॉटलनेक इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ओके। नेक्स्ट वन हमारा है, लास्ट है आपका वेज पुश इन्फ्लेशन या कास्ट पुश इन्फ्लेशन। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कास्ट पुश इन्फ्लेशन, वही आपका यहाँ पे भी है, वेज इन्फ्लेशन कह सकते हैं या कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते थे। अब इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में, इस तरह के इन्फ्लेशन में क्या कंडीशंस बनती है, देखिए समझते हैं। दिखा गया है, ओवरऑल राइज इन द कास्ट ऑफ गुड्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ राइज इन द वेजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना समझना, लेकिन नाम से क्लियर हो रहा है कि वेज पुश, यानी कि आपकी आमदनी बढ़ गई है और आमदनी बढ़ने की वजह से मार्केट में क्या हो गई है, इन्फ्लेशन आ गई है, दैट इज कॉल्ड वेज पुश इन्फ्लेशन। यानी कि आमदनी की बढ़ने की वजह से, आमदनी के ही पुश की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आई है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा हो गए और आप ज़्यादा खरीदारी करने लगे और इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है, सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, एज प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज, जैसे ही गुड्स और सर्विस की प्राइस जो होती बढ़ती है, ठीक है, नीड्स टू इंक्रीज वेजेस टू बाई गुड्स।
अब क्या करते हैं, जैसे कीमतें बढ़ जाती हैं चीज़ों के, तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कंपनी में, फैक्ट्री में या ऑफिस में काम करता है तो वो डिमांड करने लगता है कि अब कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक है, चीज़ों के। तो वो कहता है कि अब हमारी वेज को भी, हमारी आमदनी है उसको भी बढ़ा दिया जाए। और यही रीज़न होता है कि या तो वेज के बढ़ने की वजह से गुड्स और सर्विस का दाम बढ़े, या हो सकता है गुड्स एंड सर्विस के दाम के बढ़ने की वजह से फिर वेज बढ़ाना पड़े, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन होगी इसमें। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और हमने आज एक अच्छा टॉपिक कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे। हमने कुछ इन्फ्लेशन भी बात की थी पिछली क्लासेस में। अब कुछ बच रहा है इन्फ्लेशन का एक टाइप है, एक कहते हैं इन्फ्लेशन का ही एक पार्ट है वो भी, एंड दैट इज़ इन्फ्लेशन साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन साइकिल पर हम बात कर लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।